नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी साहित्य की क्लास में। तो आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम आधुनिक काल से शायवाद को पढ़ेंगे। और ऐसा हिंदी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जहां शायवाद से प्रश्न ना बने। रचनाओं से एक नहीं बल्कि 2-3 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो सबसे पहले शायवाद का समय है, सभी को पता है कि 1918 से 1936 माना जाता है। उसके बाद शायवाद का प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है मुकुटधर पांडे को। हिंदी में सर्वप्रथम पंडित मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में हिंदी में शायवाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया था। शीर्षक कौन सा था? हिंदी में शायवाद। ठीक है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में शायवाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता स्वीकारा जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। सन 1920 में सुशील कुमार ने सरस्वती में हिंदी में शायवाद शीर्षक से ही एक संवादात्मक लेख प्रकाशित करवाया। इस संवाद में 4 लोगों ने भाग लिया था। कौन कौन से? सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू, चित्रकार राम नरेश जोशी तथा सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। उसके बाद शायवाद की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो आपने थोड़ी सी देख लेनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि शायवाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, यहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात यहाँ कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। बस आपने याद रख लेना है कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं वो कहते हैं कि शायवाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझना चाहिए। ठीक है। तो इतनी याद हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये परिभाषा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। दूसरी परिभाषा नंद दुलारे वाजपेयी की है। वो कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से शायवाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है वो है जयशंकर प्रसाद जी की। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे शायवाद के नाम से अभिहित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट परिभाषा, इसको आपने अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। दूसरी महादेवी वर्मा की है। शायवाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ठीक है। तो ये महादेवी वर्मा की। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है और डॉक्टर रामविलास की, जिसमें थोड़ा सा अंतर है, बस वही अंतर आपने पहचान करनी है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि शायवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, वह एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है। और रामविलास शर्मा कहते हैं कि शायवाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा, वर्ण थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी वंदनों के प्रति विद्रोह रहा है। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। उसके बाद नामवर सिंह हैं, वो कहते हैं कि शायवाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है। ठीक है। राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि वह मूलतः शक्ति काव्य है, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। तो इस प्रकार से परिभाषाएं नामवर की, महादेव वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, थोड़ी सी रामचंद्र शुक्ल की, तो ये परिभाषाएं आपने याद रख लेनी है। ठीक है। उसके बाद शायवाद के प्रवर्तक, मतलब किसके अनुसार शायवाद का कौन प्रवर्तक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे शायवाद के प्रवर्तक हैं। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, पूछा जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार शायवाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार सुमित्रा नंदन पंत है। प्रभाकर मामचे, याद रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी को मानते हैं। और इला चंद्र जोशी व अन्य विद्वान जयशंकर प्रसाद को मानते हैं। ठीक है। उसके बाद शायवादी कवि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायवाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और महादेवी वर्मा। आगे इनको अलग अलग मतलब के बांटा हुआ है। शायवाद के बृहत्त्री या ब्रह्मा विष्णु महेश कौन कौन है? बृहत्त्री या ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा की बात करें तो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है, विष्णु सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है और महेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। शायवाद की लगोत्री में महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा आते हैं। तो तीनों नाम आपने याद रखने हैं, वर्मा है। ठीक है। उसके बाद इन सभी शायवादी कवियों का जीवन परिचय, जिसमें उनकी मुख्य रचनाएं आ जाएंगी।
तो इनसे रचनाएं बिल्कुल पूछी जाएंगी, ध्यान से आपने कर लेनी है। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी हैं, तो इनका जन्म 1889 में हुआ और मृत्यु 1937 में हो गई। ठीक है। पिता देवी प्रसाद और माता मुन्नी देवी। ठीक है। गुरु पूछा जाए तो मोहनी लाल, और बाल्या नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाल्या नाम या उपनाम पूछा जाए झारखंडी या कलाधर, झारखंडी या कलाधर। उसके बाद इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। सबसे पहले उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकाश्वास, ठीक है, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना आंसू लहर कामायनी, झरना आंसू लहर कामायनी। एक पंक्ति बना लीजिए क्योंकि इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, झरना आंसू लहर कमायनी, झरना आंसू लहर कमायनी। उसके आगे आ जाएगा चित्राधार। ठीक है। तो ये रचनाओं का प्रकाशन वर्ष साथ में है, आपने एक नज़र इसमें से देख लेना। ठीक है। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। तो सावन पंचक पत्रिका कब प्रकाशित हुई? 1906 में। भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई, तो किस नाम से हुई? कलाधर नाम से। ठीक है। इसका आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात, प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? प्रथम प्रभात है, जो कि सन 1918 में प्रकाशित हुई। कहाँ हुई? झरना में, झरना में संकलित है, प्रकाशित हुई 1918 में। नाम प्रथम प्रभात। ठीक है। प्रथम छायावादी कविता। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना कौन सी है? उर्वशी है, जो कि एक चंपू काव्य है। इसकी विधा बहुत बार पूछी जाती है। उर्वशी की जो विधा है एक चंपू काव्य है। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। तो खड़ी बोली का जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम। ठीक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। स्वीकार किसे किया गया है? झरना को। इनको छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। इसको, किस रचना को? झरना को। मोस्ट इंपोर्टेंट है। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद कृत आंसू को। ठीक है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी व्रज भाषा की जो कविताएं हैं वो संकलित हैं। तो आपने अच्छे से इसको याद रख लेना है। ठीक है। प्रसाद कृत प्रेम पथिक प्रथम ब्रजभाषा में सन 1909 में लिखा गया, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया। प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखा गया 1909 में, और 1914 में इन्होंने खड़ी बोली में इसका अनुवाद किया। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी, उनकी जो कामायनी रचना है महाकाव्य है। इसकी विधा पहले तो आपने याद रखनी है, एक महाकाव्य है। ठीक है। और इसमें क्या कुछ मुख्य है वो अच्छे से देख लेना है। सबसे पहले सर्ग पूछे जाएं तो 15, रस पूछा जाए तो शांत भी हो सकता है, निर्वेद भी कह सकते हैं उसको। दर्शन पूछा जाए तो समरसतावाद, आनंदवाद। ठीक है। और मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईडा और कुमार। ठीक है। और मुख्य छंद तांटक छंद। फिर उसके बाद कामायनी के सर्ग कौन कौन से हैं? तो एग्ज़ाम टफ बनाने के लिए सर्ग से भी प्रश्न बन सकता है कि कौन सा कामायनी का सर्ग नहीं है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईडा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो ये 15 के 15 सर्ग हैं। एक नज़र इनको देख लेना। उसके बाद कौन सा पात्र किसका प्रतीक है? ठीक है। तो मनु किसका प्रतीक है? मन का। मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईडा बुद्धि का, कुमार मानव का। ये सारे के सारे कामायनी के पात्र हैं। कामायनी एक महाकाव्य है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने। ठीक है। आगे जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि माना जाता है। हाँ जी, ये प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। महाप्राण, आगे आ जाते हैं हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म हुआ 1899 में, मृत्यु हुई 1961 में। जन्म स्थान पूछा जाए तो महिषादल, याद रखना है। ये NCERT में भी दिया हुआ, अच्छे से याद रखना है। मेदिनीपुर भी हो सकता है, महिषादल भी। मृत्यु इलाहाबाद में हुई, और इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था, पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री सरोज। ठीक है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं? अच्छे से ध्यान रखनी है। अनामिका,
परिमल, गीतिका, तुलसीदास। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज और संध्या काकली। संध्या काकली, ठीक है। और इनकी निराला की काव्य संसार में प्रथम और अंतिम रचना आपको पता होनी चाहिए। प्रथम संग्रह पूछा जाए तो अनामिका। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, अच्छे से पूरी देखनी है और जो जो मेन चीज़ें हैं उसको आपने चाहे तो नोट कर लें, बाकी इतना समय नहीं है लेकिन अपने ध्यान में ज़रूर रखनी है, ठीक है। और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दो, ठीक है। अंतिम संग्रह पूछा जाए तो संध्या काकली। प्रथम कविता जूही की कली। अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। निरालाकृत, अनामिका और परिमल में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं। अब उनकी जो कविताएं हैं कुछ अनामिका में संकलित हैं, कुछ परिमल में, तो ध्यान होना चाहिए कि कौन सी अनामिका में संकलित हैं और कौन सी परिमल में, ठीक है। तो सबसे पहले अनामिका द्वितीय संस्करण 1938, इसमें कौन कौन सी हैं? सरोज स्मृति उनकी महत्वपूर्ण कविता है। तो प्रश्न बन सकता है कि सरोज स्मृति किस में संकलित हैं? तो अनामिका में है। सरोज स्मृति सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। तो ये सारी की सारी जो इनकी कृतियां हैं अनामिका में संकलित हैं। उसके बाद अधिबास, जूही की कली। जूही की कली भी महत्वपूर्ण कविता है इनकी। बादल राग भी, विधवा, भिक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग, ये सारी की सारी परिमल में संकलित हैं। उसके बाद पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर जा केंचुआ छंद भी कहते हैं। तो मुक्त छंद को और किस नाम से जाना जाता है? रबर जा केंचुआ छंद के नाम से जाना जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। किसको? कवित्व को। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तो ये स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। किस में लिखी है? ये परिमल में लिखी है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है, ठीक है। सरोज स्मृति को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य है का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद निरालाकृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। तुलसीदास एक खंड काव्य है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला अंकुंठ एवं व्यस्क, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति के कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शिनी प्रतिभा निराला जी में है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को, ठीक है। तो इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म हुआ 1900 में और मृत्यु हुई 1970 में, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ? कोशानी अल्मोड़ा में हुआ और मृत्यु इलाहाबाद में हुई। बाल्या नाम गुसाई दत्त। बाल्या नाम आपने याद रखना है किसका? सुमित्रानंदन पंत का। प्रथम कविता गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुई? 1916 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916। सुमित्रानंदन पंत के काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है। छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नवमानवतावादी। तो छायावाद में कौन कौन सी आती हैं? उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। सीक्वेंस भी याद रखना है। उच्छ्वास ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 28 और गुंजन 1932, ठीक है। उसके बाद प्रगतिवादी में कौन कौन सी आती हैं? जुगांत, जुगवाणी, ग्राम्य। जुगांत, जुगवाणी, ग्राम्य। अंतश्चेतनावादी में स्वर्णकिन, स्वर्णधूलि, युगपथ। नव मानवतावादी में उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, चिदम्बरा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं किस में आती हैं? नव मानवतावादी में, ठीक है। सुमित्रानंदन की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। तो ये भी इनकी भी अंतिम और प्रथम याद रखनी है। प्रथम उच्छ्वास और अंतिम गुंजन। सुमित्रानंदन पंत ने लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो विषय है वो क्या है। सुमित्रानंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो किस पर मिला है? चिदम्बरा पर।
सुमित्रा नंदन पंत कृत वल्लभ की भूमिका को शायवाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कौन कहलाते हैं? पंत जी। सुमित्रानंद पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। किस दर्शन से प्रभावित थे, ये भी आपने याद रखना है। महादेवी फिर वर्मा का आ गया संक्षिप्त परिचय, जिसमें जन्म और मृत्यु, जन्म 1907 में और मृत्यु 1987 में, ठीक है। जन्म स्थान पूछा जाए तो फर्रुखाबाद, मृत्यु स्थान इलाहाबाद, और पिता गोविंद प्रसाद, और उपाधि आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा कौन कहलाती हैं? महादेवी वर्मा। ऑप्शन में आपको मन्नू भंडारी इस प्रकार के नाम मिलेंगे, तो ध्यान रखना है। महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की बीणा पाणी कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की बीणा पाणी कहलाती हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कुछ मुख्य कृतियां हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा और सप्तपर्णा। महादेवी वर्मा कृत यामा में उनके निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन है। किसमें है? यामा में है। यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है, तो ये भी याद रखना है। फिर आगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका सन 1930 में लिखी थी। तो इसकी भूमिका किसने लिखी, कब लिखी? महादेवी वर्मा की व्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन सन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवित्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है, तो ये भी आपने याद रखने हैं, ठीक है। फिर शायवाद के कुछ अन्य कवि हैं। उदय शंकर भट्ट हो गए, ठीक है। मोहनलाल महतो वियोगी हो गए। और इसके बाद उदय शंकर भट्ट की रचना आपने एक तो अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना, युगदीप, ये याद रख लेनी, मानसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर आगे लक्ष्मी नारायण मिश्र, उसको देख लेना, ये भी शायवादी हैं। राम कुमार वर्मा, और राम कुमार वर्मा की रचना है आकाशगंगा, निशीथ, चित्ररेखा, ये याद रखनी है। जनार्दन प्रसाद झा द्विज, और उसके बाद गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, सेतु बंद याद रखनी है, केदारनाथ मिश्र की चिरस्पर्श सेतु बंद, ठीक है। तो उसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि माखनलाल चतुर्वेदी आ गया। इनकी रचना आ गई हिम कृटनी, हिम तरंगिणी, माता, समर्पण, ठीक है। सियाराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय, अनाथ, उसके बाद विषाद याद रखना, आत्मोत्सर्ग, पाथे, ठीक है, जो मेन है वो याद रख लेनी है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुमकुम, रश्मि रेखा, उसके बाद हम बिशपाई, तो ये एक नज़र आपने देख लेनी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा, मुकुल, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की जीवन संगीत, नवयुग। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है, तो ये पॉइंट याद रखना है। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि है, तो ये दोनों ही रचनाएं आपको पता होनी चाहिए कि ये माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। उसके बाद सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 में प्रकाशित हुई थी। तो इंदु किसकी कविता है, ये भी पता होना चाहिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे, ये तो सभी को पता है। इनका प्रथम काव्य संग्रह कुमकुम है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविताएं हैं झांसी की रानी है, झंडे की इज्जत में है, स्वदेश के प्रति है, जलियांवाला बाग है, चारों ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखनी है। फिर प्रेम और मस्ती का काव्य, इसमें भगवती चरण शर्मा द्वारा मधुकण प्रेम संगीत, एक दिन मानव, स्फुट गीत, हृदय नारायण हृदेश के हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला, मधु कलश, मधु बाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, बंगाल का अकाल, तो ये सारी ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से एनसीईआरटी में भी दी हुई हैं। मिलन यामिनी अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी आ गए, तो उसके बाद हमारे रामेश्वर शुक्ल अंचल आ गए,
ठीक है, तो ये कवियों के नाम भी थोड़े से याद रख लेना। उसके बाद हरिवंश राय बच्चन को हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन पर उमर ख़याम का प्रभाव सर्वाधिक पड़ा। बच्चन जी को हिंदी का वायरन भी कहा जाता है। रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मांसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। शायवाद के कुछ हास्य व्यंग्यकार कवि हैं। ईश्वरी प्रसाद शर्मा हो गए, हरिशंकर शर्मा हो गए, कांतानाथ पांडे चौंच हो गए, शिवरतन शुक्ल वल्लई हो गए। तो ये नाम थोड़े से याद रख लेने हैं। लास्ट में हरिशंकर शर्मा कृत पिंजरापोल और चिड़ियाघर गद्य रचना, इसमें कुछ व्यंग्यात्मक कविताएं संकलित हैं। ठीक है, उसके बाद शायावाद की कुछ कालक्रमानुसार रचनाएं हैं, ये थोड़ा सा आपने देख लेनी है। लास्ट पॉइंट बिल्कुल अच्छे से देख लेना है कि रामचंद्र शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया। लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित्र शीर्षक से ब्रजभाषा में अनुवाद किया। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। शायावाद से अगर प्रश्न बनेंगे तो उम्मीद है कि इस क्लास से आपको देखने को मिल जाएं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर कल की क्लास में। धन्यवाद।